नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हल्दी की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम, मक्का की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य, हमारे प्रदेश के जो किसान भाई हल्दी की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के समय अनुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं में है और इस समय वातावरण में अधिक नमी के चलते फसल पर कई रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए इन रोगों की पहचान कर इनका नियंत्रण किस तरीके से करना है, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पौधा रोग वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्र लाल। किसान भाई जोहार। हल्दी में किसान भाई जो आप अभी अपने खड़ी फसल में लगा दिए होंगे खेत में, तो लगभग 1.5 महीने के आसपास का आपका फसल हुआ होगा। तो किसान भाई, ये हल्दी में एक बीमारी देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं लीफ स्पॉट, माने पत्र लांछन या लीफ ब्लॉच। ये एक फफूंद के द्वारा होता है जिसका नाम है टेफ्राइना मैकुलेंस। एक्चुअल में जब आप देखिएगा संक्रमित पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियों पे आप पाएंगे किसान भाई कि स्पॉट गोलाकार जो है धब्बा होगा, गोलाकार से अंडाकार धब्बा लिए होगा और धब्बा आपके पत्ती के दोनों सतहों पे, ऊपरी और निचली दोनों सतह पे होगा। लेकिन ये धब्बा आपका ऊपरी सतह पे ज़्यादा मिलेगा। ये एक धब्बा दूसरे धब्बा से मिल करके फिर पूरे पत्ती को जला देता है बाद में और आपके फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाई, अगर आप हल्दी के साथ मक्का का अंतर्वर्ती फसल या हल्दी के साथ आप मिर्चा का अंतर्वर्ती फसल लगाते हैं साथ में, अगर खरीफ फसल में किसान भाई आपको ये लक्षण देखने को मिले तो आप दवा है एक ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से बाज़ार में आता है। 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें और छिड़काव करते समय किसान भाई ये देख लें कि छिड़काव करने के अगले 5-6 घंटे तक बारिश नहीं हो तो आपके फसल, और 2 बार छिड़काव करने पड़ेंगे इस दवा के। और छिड़काव करने के पहला छिड़काव करने के 2 सप्ताह बाद दूसरा छिड़काव करेंगे तो आपके फसल ये जो है पत्र लांछन जो हल्दी में है उससे बच जाएंगे और आपका फसल खुशहाल रहेगा। हल्दी का प्रकंद विगलन रोग, यह रोग पीथियम नामक फफूंद से होता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों के निचली सतह पर दिखाई देते हैं। पत्तियों का किनारा मुरझाया हुआ दिखाई देता है और पत्तियां मुरझाने भी लगती हैं। रोग से ग्रसित पौधे के तने पर गहरे भूरे रंग के जल सित विक्षत या धब्बे दिखाई देते हैं जो तेजी से बढ़ते हैं, जिससे पत्तियां सूख जाती है। संक्रमण जड़ से राइजोम तक फैलता है, जिससे आंतरिक ऊतक विघटित हो जाते हैं और बाहरी त्वचा गलने लगती है। प्रकंदों का चमकीला नारंगी रंग भूरा हो जाता है और सड़े हुए प्रकंद से दुर्गंध आने लगती है। इसी प्रकार पर्णचित्ती रोग का प्रकोप होने पर पत्तियों पर बहुत सारी छोटी छोटी कत्थई रंग की चित्तियां बन जाती हैं। रोग ग्रसित पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती है और सूख जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए किसान आधे घंटे के लिए मैनकोजेब 0.3% के साथ बीज प्रकंद का उपचार करें।
फिर बुआई करें। अगर खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे तो तुरंत मैनकोजेब 2 ग्राम और कार्बनडाइजिम 1 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पौधों और उसके आसपास क्षेत्रों में ड्रेचिंग करें। हल्दी पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा या मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस प्रकार के रोग फसल में आए ही इसके लिए प्रकंदों को उपचारित करके ही बोए। फसल के साथ मक्का या मिर्च की अंतर्वर्तीय खेती करें। 3 वर्षीय सही फसल चक्र को अपनाएं। खेत में अधिक जल जमाव नहीं होने दें। जिन क्षेत्रों में वर्षा का पानी अधिक समय तक जमा होता हो वहां पर उठी हुई क्यारियों में हल्दी की बुआई करें। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने खरीफ मक्का की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है और इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए फसल को खरपतवार और कीट व्याधियों से मुक्त रखना जरूरी होता है। इसके लिए कौन से उपायों को अपनाएं, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ प्रदीप कुमार राणा। मक्के की खेती के विषय में बता रहे हैं। मक्के की फसल जिन किसानों ने मई और जून में बोनी कर दी है उनकी फसल 2 महीने की हो गई होगी, 2 से 1.5 महीने की अंतराल में। और जो किसान भाइयों के पास में पानी की समस्या रही होगी, पानी की व्यवस्था नहीं रही, उनकी फसल अभी 20 से 25 दिन की होगी। यानी कि ये बड़ी कांतिक अवस्था होती है। समय हमको एक चीज़ विशेष ध्यान देना है कि भराव ना हो, पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी का भराव हो रहा है तो हमारी फसल की जो जड़ें हैं वो अच्छे से विकास नहीं करेंगी और जल निकास का अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर कभी पानी नहीं गिर रहा है और बीच में ड्राई यानी सूखा पड़ गया तो ऐसी अवस्था में हमारे पास में सुविधा रहे कि हम 1-2 सिंचाई कर सकें, जिससे कि हमारे फसल में पर्याप्त नमी बनी रहे। सिंचाई के बाद मक्का की फसल में बहुत से खरपतवार उग आते हैं जो फसल से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही ये खरपतवार बहुत से हानिकारक कीट और रोगों को आश्रय देते हैं। इसलिए मक्के की फसल को इन खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अगर आपके पास कम समय है या लेबर मिल रहे हैं आपके यहाँ अच्छे कम रेट में हो रहा है तो आप निदाई गुड़ाई कर लें, या वो चीज़ नहीं हो रही तो आप वीडो, हेंडो और डोरा, इन तीनों यांत्रिक विधि के द्वारा भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में अगर खरपतवार है तब आप रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। तो जैसे पोषक तत्व प्रबंधन की बात आती है तो हमने बेसल डोज के रूप में यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इनका हमने पहले ही बेसल डोज में उपयोग कर चुका है। अब जो शेष बचा है उसकी वृद्धि के लिए तो नत्रजन हमको 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, मक्के की फसल में पोषक तत्वों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और इन उर्वरकों की पूर्ति के लिए पहली और दूसरी निराई गुड़ाई के बाद 40 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में भुरकाव कर पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे पौधे सीधे खड़े रहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब भी आप पोषक तत्वों का प्रबंधन करें या फर्टिलाइजर डालें, रासायनिक खाद डालें, तो उसके लिए नमी होना चाहिए पर्याप्त और मौसम आपका खुला रहे। इस चीज़ का विशेष करके ध्यान देना। फसल सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो अधिकतर आपने देखा होगा कि मक्के की फसल में एक ही तना छेदक कीट की पहचान। इस कीट के लार्वा भूरे सफेद रंग के होते हैं, सर काले रंग का और पीठ पर 4 लंबी भूरी धारियां होती हैं। ये कीट पौधों के तने में प्रवेश कर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधे के बीच का भाग मुरझाकर सूखने लगता है। इस कीट की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार दवा को पौधों की पोंगलियों में डालें। साथ ही क्यूनाल्फास 25% EC 1.50 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, मक्के की फसल में माहू कीट का प्रकोप भी होता है। ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रकोप झुंडों में होता है। कीट प्रकोप की उग्रता में पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। साथ ही ये कीट मधु स्रावित करते हैं, जिसके कारण पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते और कमजोर होकर सूखने लगते हैं।
इस कीट की रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि इससे भी कीट का प्रकोप कम न हो तब रासायनिक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। किसान बंधु, पत्तियों के झुलसा रोग से मक्के की फसल को भारी नुकसान होता है। इस रोग का प्रकोप फसल में होने पर पौधे की पत्तियों पर बड़े लंबे अथवा कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग के उग्र होने पर पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जिनेब 80% 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो सामयिक बात बताई गई है मक्के की खेती की, अगर उसको आप अच्छे से सुन के अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही अच्छी उपज होगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। जय हिंद। आज मैं किसान भाइयों को बताना जा रहा हूँ कि केले की उन्नत खेती कैसे की जाए। जैसे देखा जाता है कि आम के बाद केले का महत्व बहुत ही हमारे देश में ज़्यादा है और इसका उत्पादन भी हमारे यहाँ 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर होती है। और केले की खेती के दौरान अगर करते हैं तो बहुत ही अधिक आर्थिक लाभ उसको मिलता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि केले की खेती हम जब भी करेंगे तो हम पूरे वर्ष में केवल गर्मी और थोड़े जाड़ा को छोड़ करके हम सभी समय पर लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे अच्छा समय जून से लेकर के अगस्त माह में अगर आप केले की खेती करना शुरुआत करेंगे तो ये सबसे अच्छा रहता है। तो सबसे पहली बात है, किस्मों का चुनाव करना अति आवश्यक होता है कि हम कौन सी किस्मों को लगा रहे हैं। अगर आप लंबे पौधे वाली किस्में लगा रहे हैं तो जैसे अल्पान हो गया, चंपा हो गया, मालभोग हो गया, रोबस्टा हो गया, शकरचीनिया हो गया, ये सब को लगा सकते हैं। अगर आप बौनी किस्मों में जाना चाहते हैं तो कैवेंडिश ग्रुप को जा सकते हैं, G9 को आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ भी कुछ किसान लोग सब्जी केले की भी खेती करते हैं, जिसमें बतीसा हो गया, बिलोला हो गया, कचकेल हो गया, ये सब है, मुठिया हो गया, ये सब किस्मों का चुनाव करके आप इसकी खेती उन्नत कर सकते हैं। अगर टिश्यू कल्चर पौधे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर टिश्यू कल्चर नहीं तो शक्कर के द्वारा जो पौधे निकाले गए हैं, जिसका आधा किलो से 1.25 किलो का वजन होता है, उसको आप उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन जो शक्कर के पौधे होते हैं उसको उपचारित करना अति आवश्यक है। उसको उपचार के लिए आप क्लोरीपैरीफास नाम का जो दवा है उसको 2 मिलीलीटर और बेविस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी के दर से घोल बना लेंगे। उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक उस कंद को आप डुबाने के बाद उसे एक छायादार स्थान पर 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए कि वो सूख जाए। उसके बाद ही आप उसकी रोपाई करेंगे। गर्म एवं सम जलवायु केला की खेती के लिए उत्तम होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में केला की खेती सफल रहती है। जीवांश युक्त दोमट एवं मटियार दोमट भूमि जिसमें जल निकास उत्तम हो उपयुक्त मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 हो तो इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए 4-5 गहरी जुताई करके भूरा भूरा बना लेना चाहिए। मई माह में खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद खेत में गड्ढों को तैयार करके रोपाई की जाती है। भूमि की उर्वरता के अनुसार प्रति गड्ढा गोबर की खाद 10 किलोग्राम, नीम की खली 250 ग्राम, 300 ग्राम नत्रजन, 100 ग्राम फास्फोरस तथा 300 ग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस की आधी मात्रा पौधरोपण के समय तथा शेष आधी मात्रा रोपाई के बाद देनी चाहिए। ये गड्ढे का आकार जो है 50 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई या गहराई में होगा, जिसको आप अच्छी तरह से खोद करके रख लेंगे गर्मियों के समय में। और उसके 15 दिन के बाद जब उसमें गड्ढे में आप जब थोड़ा गड्ढा 1-2 पानी ले लेगा, लग जाएगा उसमें, गड्ढे दब जाएंगे थोड़े, तो आपके खेत 15 दिन के बाद लगाने लायक तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद आप पौधे को उस पे लगा देंगे। गड्ढों को धूप में खुला छोड़ दें, इससे हानिकारक कीट मर जाते हैं। रोपाई के समय पॉलीथीन बैग को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद पौध की रोपाई 1.5 मीटर गुणा 1.5 मीटर पर करें। जड़ों को गड्ढे के मध्य में रोपित करें और मिट्टी के आसपास अच्छी तरह से दबाएं। 1.8 गुना 1.8 की दूरी पर, लगभग 2 मीटर की दूरी पर अगर आप केले को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन इसकी दूरी आप बढ़ा भी सकते हैं, 2 गुने 2 मीटर भी रख सकते हैं और 1.5 गुना 1.5 मीटर पे भी रख सकते हैं। जब लग जाएंगे आपके पौधे तो सिंचाई करना आवश्यक है।
अगर आप सिंचाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है उस समय, लेकिन बरसात होते रहती है उस समय अगर सिंचाई की नहीं भी ज़रूरत है फिर भी आप थोड़ी थोड़ी सिंचाई ज़रूर दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम काकन, जिला अररिया के कृषक इंदु पासवान ने। ये खेत की तैयारी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो इंदु पासवान जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अगर हम बात करें कि खेती अगर करनी है तो पहला जो एक काम होता है जो बीज बोने का, उससे पहले हमें खेत को तैयार करना पड़ता है। और खेत को तैयार करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यंत्र होते हैं, कर्षण यंत्र जिसको बोलते हैं। और खेती में जुताई का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बीज सैया तैयार करना होता है तो हमें खेतों को पल्वराइज करना होता है, उसमें उसको भुरभुरा बनाना होता है। बीज बोएं तो वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाए, वो अंकुरित हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के इम्प्लीमेंट्स होते हैं, टीलेज इम्प्लीमेंट्स जिसको बोलते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, जिसको बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र, दूसरा होता है द्वितीय कर्षण यंत्र। तो प्राथमिक कर्षण यंत्र जो होते हैं उसमें जैसे आप मान लीजिए जितने भी प्लाऊ होते हैं, जिसके पीछे नाम प्लाऊ लगा रहता उसको हम बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र। तो अगर आप देखें पहले ज़माने में हमारे यहाँ होता था देशी प्लाऊ, जिसको आप बोलते हैं हल अगर देखें तो वो हमारा प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट था। तो अभी भी जैसे आप देखेंगे गांव में बहुत ही रेयर हो गया है कि दो उसको बैल लगा के हम उसको प्रयोग में लाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लाइन बस आपका होता है, तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। तो हम लोग अब आ गए हैं मोल्ड बोर्ड प्लाऊ की तरफ। मोल्ड बोर्ड प्लाऊ भी आप चाहें तो इसको बुल्लॉक से भी चला सकते हैं, जिसको बोलते हैं बैल से चला सकते हैं, और नहीं तो इसको हम ट्रैक्टर ड्रॉन वाला चलाते हैं। तो इससे हमारे 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पे जुताई होती है। मोल्ड बोर्ड हल ये एक ट्रैक्टर चलित यंत्र है। इसका अक्षर भार यानी बार टाइप प्रकार का होता है तथा यह उच्च कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। इसकी जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवर से या ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंकेज से करते हैं। इस हल से सख्त मिट्टी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग हरी खादों को मिट्टी में मिलाने के काम में भी होता है, लेकिन ये उसको उतने अच्छे से मिलाता नहीं है, मिक्सिंग नहीं करता है, ये बस कट करता है। तो इसलिए मोल्ड बोर्ड प्लाऊ को हम उतना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर मिट्टी हल्की है तो आप इसको लेके चला सकते हैं। तो ये होता है एक मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। दूसरा एक होता है डिस्क प्लाऊ। डिस्क प्लाऊ में आप देखेंगे कि इसकी जो डायमीटर होती है, व्याज होती है, वो आपकी होती है 60 सेंटीमीटर की। और इसमें आप देखेंगे एक्सल पे आपके बहुत सारे तवे नुमा स्ट्रक्चर, जिसको बोल सकते हैं तवा नुमा स्ट्रक्चर होता है, और ये मिट्टी को स्लाइस की तरह काटता जाता है और आपकी मिट्टी को ये मिलाता जाता है। डिस्क प्लाव प्राथमिक भूमि तैयार करने वाला 3 पॉइंट लीकेज इम्प्लीमेंट है। यह मिट्टी खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ डिस्क प्लाव में 2 से 4 बॉटम होते हैं। इसको खुदाई की गहराई और दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसकी जो ब्याज होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, 60 सेंटीमीटर। तो इसका जो एफिशिएंसी होता है थोड़ा ज़्यादा होता है डिस्क प्लाऊ का। उसके बाद हमारा होता है का सबसॉइल प्लाऊ। सबसॉइल प्लाऊ होता है क्या, आप देखेंगे लोगों को कि बहुत सारा रोटावेटर चला के उन्होंने हार्ड पैन तैयार किया है, क्योंकि हार्ड पैन तैयार होने से हमारे मिट्टी के नीचे पानी का संग्रह नहीं हो पाता है। मतलब पानी जो है वो एक लेयर 40-45 सेंटीमीटर के नीचे वो जाता ही नहीं है, क्योंकि हमारी हार्ड पैन तैयार हो जाती है। तो हम लोगों को बोलते हैं कि सबसॉइल चलाएं। ट्रैक्टर चलित सबसॉइलर हल। इस हल में एक हरीस होता है जो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। हरीस ऊपर एवं नीचे निकले हुए किनारों को दृढ़ता प्रदान करता है। एक खोखला स्टील का एडॉप्टर होता है जो हरीस के नीचे भाग में लगा होता है और फार को मदद करता है। इस यंत्र का फार उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। यंत्र की गहराई ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा नियंत्रित की जाती है। हल का प्रयोग गहरी जुताई के लिए किया जाता है, जिससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है।
तो ये 60 से 70 सेंटीमीटर के नीचे के हार्ड पैन को तोड़ देता है। इससे पानी का रिसाव खेत में अच्छा होता है, जो हम बोलते हैं कि गर्मियों में भी मिट्टी में नमी संरक्षित रहता है। ये सारे प्लाऊ हमारे प्राइमरी में आते हैं, जिसको बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र। दूसरा जो बोलते हैं हम द्वितीय कर्षण यंत्र होता है। द्वितीय कर्षण यंत्र में आपका जितना भी देखें, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, ये सब आपके द्वितीय कर्षण यंत्र होते हैं। और हैरो, ये तीन जो होते हैं मेनली हमारे द्वितीय कर्षण यंत्र हैं। तो कल्टीवेटर में आप क्या करते हैं, कल्टीवेटर आपने देखा होगा कि उसका फ्रेम होता है और उसमें 7 से 13 टाइन्स लगे होते हैं। टाइन्स कैसे होते हैं, शॉवेल जैसे होते हैं, और इसमें एडजस्टेबल नट भी होते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो उसकी दूरी को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो कल्टीवेटर में क्या होता है, ये थोड़ा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें आप मिट्टी को पलटते भी हैं और मिलाते हैं। आप देखेंगे मिट्टी फाड़ की तरह कटता है और मिलता जाता है। तो इसमें कल्टीवेटर भी बहुत अच्छा काम करता है और काफ़ी प्रचलित है कल्टी के नाम से अपने यहाँ। उसके बाद अगर देखें तो दूसरा होता है हमारे यहाँ हैरो। हैरो में हमारे यहाँ डिस्क हैरो काफ़ी प्रचलित है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे खरपतवार की समस्या खेतों में ज़्यादा होती है और मिट्टी भी थोड़ी कठोर होती है, लेकिन पथरीला नहीं होना चाहिए, मिट्टी कठोर अगर है तो आप हैरो चला सकते हैं। हैरो में क्या होता है, 2 एक्सेल होते हैं। ये तवानुमा स्ट्रक्चर होता है, जैसे डिस्क प्लाऊ आपने देखा होगा वैसे ही तवानुमा होता है, लेकिन ये 2 ऑफसेट में आते हैं। मतलब 2 एक्सेल पे 2 डिस्क लगे रहते हैं, नंबर ऑफ डिस्क लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी कटती भी है स्लाइस की तरह 40 से 45 सेंटीमीटर गहरी, और उसको मिलाती भी है। और खरपतवार या जो भी स्टबल भी अगर खेत में, जिसको बोलते हैं पुआल अगर रह गया या डंठल छूट गया है, तो वो भी मिक्सिंग करता हुआ वो खेत में जाता है। तो इससे काफ़ी मिट्टी भुरभुरी होती है और इससे आपका खेतों में मल्च भी मतलब मिल जाता है, स्टबल भी मिल जाता है। उसके अलावा बात करें तो रोटावेटर है हमारे पास। रोटावेटर में क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी भी होती है और वो साथ साथ वो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों ही साथ में अच्छे से करती है। लेकिन रोटावेटर हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते क्योंकि हार्ड पैन बहुत जल्दी तैयार होता है रोटावेटर में। इस प्रकार इसके उपयोग से उपज में 30% तक की वृद्धि हो सकती है। मिट्टी में सुधार होता है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है, खेत की कठोर परत टूट जाती है। इससे मिट्टी को पौधों की जड़ों के विकास के अनुकूल बनाने में मदद मिलती है। मिट्टी के नीचे छुपे हानिकारक कीट, उनके अंडे, प्यूपा आदि मिट्टी की ऊपरी सतह में आ जाते हैं, जो सूर्य के सीधे संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी विधि है। लेकिन हमें जो भी अगर टिलेज इम्प्लीमेंट चलाना है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि खेतों में कंकड़ पत्थर, जैसे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर है, ये सब नहीं होना चाहिए खेत में। अगर है तो आप इसको परिष्करण कर लें, उसके बाद आप अपने टिलेज इम्प्लीमेंट को चलाएं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी मशीन अगर प्रयोग में लाते हैं तो उसका रख रखाव बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको अगर गीली मिट्टी अगर लगी है तो इसको आप हटाएं, इसको सुखाएं, हटाने के बाद इसको ग्रीसिंग करें। जहाँ जहाँ नट बोल्ट्स हैं वहाँ पे बियरिंग है, उसको आप ग्रीसिंग करें। उसके बाद अगर आप बात कर लें कि अगर अनुदान राशि दे है कि नहीं, तो बिहार सरकार ने भी भारत सरकार ने काफ़ी अनुदान राशि की भी बात कही है, जिसमें कि आपको 40 से 70% तक की अनुदान राशि मिलती है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और ये काफ़ी बढ़िया है। आप कृषि यांत्रिकरण को अपना सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।